हेलो बच्चों, कल हमने महत्वपूर्ण अति लघुत्तरी प्रश्न करे थे। आज हम महत्वपूर्ण 30 लघुत्तरी प्रश्न हल करेंगे। पहला प्रश्न, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो जिससे 256 को गुणा करने पर वह पूर्ण घन बन जाए। तो देखिए, जब भी ऐसा सवाल आता है कि 256 से गुणा करने पर या किसी भी संख्या से गुणा करने पर वह पूर्ण घन बन जाए, तो सबसे पहले हमें उसके अभाज्य गुणनखंड निकाल लेने चाहिए। तो ये देखिए, हमने 256 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लिए हैं और फिर इनको यहाँ लिख लिया है। अब क्योंकि यह पूर्ण घन संख्या बनानी है, इसलिए इनके 3-3 के जोड़े बना लेते हैं। तो देखिए, ये दो तो 3-3 के जोड़े बन गए, लेकिन यहाँ पर 2 का ही जोड़ा बन रहा है, 1-2 कम पड़ रहा है। तो 256 में अगर हम 2 का गुणा कर देंगे तो यहाँ पर भी 3 के जोड़े बन जाएंगे। तो 256 में 2 का गुणा करने पर यह संख्या पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। प्रश्न क्रमांक 2, यदि किसी घन का आयतन 216 घन सेंटीमीटर है तो इसकी भुजा की लंबाई क्या होगी। तो देखिए, घन का आयतन हमें दे रखा है 216 घन सेंटीमीटर और घन के आयतन का सूत्र हम जानते हैं कि भुजा की घात 3। तो ये जो 216 है इसके हम अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे और फिर भुजा की घात 3 है, इसलिए 3-3 के जोड़े बना लेंगे और इसका घनमूल निकाल लेंगे। तो देखिए, यहाँ 3 का जोड़ा बना 2 का, उसमें से 1 2 बाहर निकाल लिया। फिर ये 3 का जोड़ा बना 3 का, उसमें से 1 3 बाहर निकाल लिया। तो 2 तिया कितना हो गया, 6। तो ये घन की भुजा की लंबाई हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। प्रश्न क्रमांक 3, 4y ब्रैकेट में है 5y - 6 + 4 को सरल करो तथा y = 4 के लिए इसका मान ज्ञात करो। तो देखिए, सबसे पहले जो टर्म दे रखी है वो हम ऐसी कैसी लिख लेते हैं। फिर ये जो 4y है ब्रैकेट के अंदर की सभी टर्म्स से इसका मल्टीप्लाई या गुणा करा देंगे। जैसे कि 4y का 5y से गुणा करा देंगे, फिर माइनस 4y का 6 से गुणा करा देंगे, फिर प्लस 6। अब संख्या संख्या मतलब 4 × 5 20 और y × y y²। 4 × 6 24 और y ऐसा कैसा, बीच में माइनस है वो हम ऐसा कैसा लगा देंगे, प्लस 4। तो देखिए, ये जो इक्वेशन आई है इसमें हम y बराबर 4 का मान रख देते हैं, क्योंकि हमें यहाँ दिया है y बराबर 4 के लिए इसका मान ज्ञात करो। अब ये है 20y² - 24y + 4। तो इसमें 20 × y² की जगह 4 × 4 - 24 y की जगह 4 + 4। तो 20 × 4 × 4 होता है 320, 24 × 4 होता है 96 और 4 320 में से 96 माइनस करने पे आया 224 और प्लस 4 करने पे आएगा 228। ये इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 4, एक ऐसे घन की भुजा ज्ञात करो जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 600 वर्ग सेंटीमीटर है। तो देखिए, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें दे रखा है 600 वर्ग सेंटीमीटर और घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 6a², जहाँ a भुजा होती है, मतलब 6 × भुजा की घात 2 और हमें घन की भुजा ज्ञात करनी है। तो हम क्या करेंगे, घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर 600 को रख लेंगे और इसका सूत्र जो होता है 6a² बराबर 600 हमने लिख लिया है। अब a² बराबर 600 बटे 6, 6 से 6 को काटा तो आया 100 और a² बराबर 100 है, तो a बराबर होगा 10 सेंटीमीटर। क्योंकि हम 100 का वर्गमूल निकाल लेंगे तो उससे आंसर आ जाएगा a बराबर 10 सेंटीमीटर। तो घन की भुजा होगी 10 सेंटीमीटर। प्रश्न क्रमांक 5, m का मान ज्ञात करो जिसके लिए -3m + 1 गुणित -3 की पावर m = -3 की पावर 7। तो देखिए, यहाँ पर सारा आधार जो भी दे रखा है वो है -3 -3 -3, मतलब समान आधार है। अगर समान आधार होता है तो गुणा में घातें जुड़ जाती है। तो m + 1 + 5 ये घातें जुड़ जाएगी गुणा में, -3 की घात 7। अब देखिए, आधार दोनों के समान है तो घातों को हम समान रख सकते हैं। तो m + 1 + 5 = 7। तो m = 7 - 6, तो m = आ जाएगा 1। प्रश्न क्रमांक 6, मानक रूप में व्यक्त करो। तो हमें संख्या दी है 0.00000078। अगर हमें इसे मानक रूप में व्यक्त करना है तो हम ये जो दशमलव है इसको 7 के यहाँ ले जाएंगे, क्योंकि संख्या 7 से शुरू हो रही है। तो हम लिख देंगे 7.8 और जितना हमने दशमलव को शिफ्ट किया है उतना हम गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6। तो 10 की घात -6 लगा देंगे, क्योंकि दशमलव पीछे से आगे की तरफ गया है तो घात माइनस में आएगी, तो 10 की घात -6। प्रश्न क्रमांक 7, 14 मीटर ऊंचे एक बिजली के खंभे की छाया 10 मीटर है। समान स्थितियों में उस पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करो जिसकी छाया 15 मीटर है। तो देखिए, बिजली के खंभे की ऊंचाई दे रखी है 14 मीटर और खंभे की छाया दे रखी है 10 मीटर। समान स्थितियों में उस पेड़ की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है जिसकी छाया 15 मीटर है। तो ऊंचाई की जगह हमने x लिख दिया और छाया की जगह 15 मीटर। अब क्योंकि ये समानुपात है, जितना लंबा खंभा या जितना ऊंचा खंभा होगा छाया उतनी ही बड़ी बनेगी, तो इसलिए इसको हम समानुपात में 14/10 और x/15 के रूप में लिख लेंगे। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो 14 × 15/10 बराबर x। जब इसको काटेंगे तो देखिए 5 दूनी 10, 5 तिया 15, फिर 2 से इसको काटेंगे तो 2 सत्ते 14 और 7 का 3 में गुणा करेंगे तो 21। तो बिजली के खंभे की ऊंचाई आ जाएगी 21 मीटर। प्रश्न क्रमांक 8,
49x² माइनस 36 के गुणनखंड ज्ञात करो। तो 49x² माइनस 36 को हम लिख सकते हैं 7x² माइनस 6² और ये जो सर्वसमीकरण या फॉर्मूला होता है a² माइनस b² इज इक्वल टू a प्लस बी a माइनस बी, उससे हम इसको सॉल्व कर लेंगे। जैसे कि 7x माइनस 6 और 7x प्लस 6, तो ये लिख दिया हमने 7x प्लस 6 और 7x माइनस 6, ये इसके गुणनखंड हो गए हैं। प्रश्न क्रमांक 9, निम्न का विभाजन करो। 12x माइनस 48 भागित 6, तो 12x माइनस 48 भागित 6 को हम लिख सकते हैं 12x माइनस 48 और बटा लगा के 6 लिख देंगे। फिर 12x को लिख सकते हैं 2 गुणित 6x और 48 को लिख सकते हैं 6 गुणित 8। अब दोनों में 6 गुणा में आ रहा है तो 6 को कॉमन ले लेंगे और अंदर बच जाएगा 2x माइनस 8 और अपॉन में आ जाएगा 6। अब 6 को 6 से काट देंगे तो आंसर आ जाएगा 2x माइनस 8। प्रश्न क्रमांक 10, समीकरण x माइनस 5/3 इज इक्वल टू x माइनस 3/5 को हल करने पर x का मान ज्ञात करो। तो देखिए इसमें इसके अपॉन में 3 है, इसके अपॉन में 5 है, इनको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं, मतलब 5 को इधर और 3 का इधर गुणा करा देते हैं। तो 5x माइनस 5 इज इक्वल टू 3x माइनस 3 हो जाएगा। 5 का x में गुणा माइनस 5 का 5 में गुणा मतलब 25, 3 का x में गुणा और 3 का 3 में गुणा मतलब माइनस 9। अब 5x और ये बराबर के दूसरी तरफ है 3x, इसको बराबर के इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। ऐसे ही माइनस 9 और माइनस का 25 है, ये दूसरी तरफ जाके प्लस का 25 हो जाएगा। 5x में से 3x घटाएंगे तो 2x आएंगे और 25 में से 9 घटाएंगे तो आएगा 16। अब x बराबर क्या होगा, 16 के अपॉन में 2 लिख देंगे तो 2 से 16 को काटेंगे तो 8, तो x बराबर 8, ये हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 11, एक थैले में 5 लाल और 4 पीली गेंदें हैं। थैले के अंदर बिना देखे लाल गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो देखिए लाल गेंदों की संख्या है 5 और पीली गेंदों की संख्या है 4, कुल गेंदें हैं 9। तो प्रायिकता क्या होती है, अनुकूल संभावना बटे कुल संभावना। और लाल गेंद आने की प्रायिकता, तो लाल गेंद कितनी है हमारे पास 5 और कुल मिलाकर गेंदें कितनी है 9, तो 5/9 ये आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 12, अभाज्य गुणनखंड विधि से 729 का वर्गमूल ज्ञात करो। तो 729 के हम पहले अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं और फिर जो गुणनखंड आए उनके 2-2 के जोड़े बना देते हैं। 2-2 के जोड़े में से एक एक संख्या बाहर ले लेते हैं, तो 3 तिया 9 और 9 तिया 27, तो 729 का वर्गमूल हो जाएगा 27। प्रश्न क्रमांक 13, 5% वार्षिक दर से 15,000 रुपये का 2 वर्ष के अंत में ब्याज और भुगतान की जाने वाली कुल राशि ज्ञात करो। तो देखिए दर दे रखी है 5%, मूलधन दे रखा है 15,000 और समय दे रखा है 2 वर्ष। साधारण ब्याज होगा मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। तो यहाँ मूलधन की वैल्यू लिख देंगे 15,000, दर की जगह लिख देंगे 5 और समय की जगह लिख देंगे 2 और बटे में 100। ये 2 0 से 2 0 काट देंगे तो 150 गुणित 5 दूनी 10 और 150 का 10 में गुणा करेंगे तो 1500 रुपये, मतलब साधारण ब्याज लगेगा 1500 रुपये। 2 वर्ष के अंत में भुगतान की जाने वाली राशि होगी मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन है 15,000 रुपये और ब्याज है 1500 रुपये, दोनों को जोड़ा तो आ गया 16,500 रुपये, मतलब 2 वर्ष के अंत में भुगतान की जाने वाली राशि होगी 16,500 रुपये। प्रश्न क्रमांक 14, यदि रोहन के पास अपने धन का 50% खर्च करने के बाद 800 रुपये बचे तो ज्ञात कीजिए कि उसके पास शुरू में कितना धन था। तो देखिए 50% खर्च करने के बाद बचा धन है 800 रुपये। इसका मतलब ये x का 50% के बराबर है 800 रुपये, तो x और का की जगह गुणा और 50/100 बराबर 800। 800 गुणित 100 बटे में 50, इसका हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया है। इससे हमें x की वैल्यू आ जाएगी, 50 के पहाड़े से काटेंगे तो 50 से कम 50, 50 दूनी 100 और 800 को 2 से काटेंगे तो 1600 रुपये, तो x बराबर 1600 रुपये, ये आंसर हो जाएगा। मतलब शुरुआत में रोहन के पास 1600 रुपये थे। प्रश्न क्रमांक 15, 25 विद्यार्थियों में से 72% विद्यार्थी गणित में रुचि रखते हैं, कितने विद्यार्थी गणित में रुचि नहीं रखते हैं। तो देखिए 25 का 28% जो होगा, क्योंकि 100 में से अगर हम 72 को घटाते हैं तो 28 आता है, तो 72% विद्यार्थी अगर गणित में रुचि रखते हैं तो 28% नहीं रखते हैं, तो हम 25 का 28% निकाल लेंगे। 25 गुणित 28/100, अब 25 के पहाड़े से इसको काटेंगे तो 25 से कम 25, 25 चौक 100 और 4 के पहाड़े से 28 को काटेंगे तो 4 सत्ते 28, मतलब 7 विद्यार्थी गणित में रुचि नहीं रखते हैं। प्रश्न क्रमांक 16, किसी वर्ग का परिमाप 8a² b² है तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो देखिए वर्ग का परिमाप का सूत्र होता है 4 गुणित भुजा। अब ये जो दे रखा है हमें 8a² b², ये 4 गुणित भुजा के बराबर है, तो भुजा बराबर क्या हो जाएगा, तो ये 4 जो है इसको हम बटे में ले जाते हैं 8a² b² के, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, मतलब भुजा आ गई 2a² b²।
अब वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा गुणित भुजा। तो ये जो भुजा आई है 2a² b², इसी को इसी से गुणा करा देते हैं 2a² b² से। तो 2 2 जा तो हो जाएगा 4 और a² मिलके a की पावर 4, b² मिलके b की पावर 4 और क्षेत्रफल है इसलिए आंसर वर्ग इकाई में आएगा। प्रश्न क्रमांक 17, एक ऐसे घनाभ की ऊंचाई ज्ञात करो जिसके आधार का क्षेत्रफल 18 वर्ग सेंटीमीटर है और जिसका आयतन 90 घन सेंटीमीटर है। तो देखिए घनाभ की ऊंचाई हमें नहीं पता है, घनाभ के आधार का क्षेत्रफल दे रखा है 18 वर्ग सेंटीमीटर और घनाभ का आयतन दे रखा है 90 घन सेंटीमीटर। तो घनाभ के आधार का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित चौड़ाई, जो कि दे रखा है 18 वर्ग सेंटीमीटर, और घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। तो ये जो आयतन है वो हमें दे रखा है 90, इसलिए हमने यहाँ लिख दिया, और ये जो लंबाई चौड़ाई है वो हमें 18 दे रखी, तो इसकी लंबाई चौड़ाई की जगह हमने 18 लिख दिया और ऊंचाई की जगह ऊंचाई लिख दिया h। अब 90 में 18 को भाग देंगे तो आएगा 5, तो मतलब ऊंचाई हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। प्रश्न क्रमांक 18, एक ऐसे बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है और पृष्ठीय क्षेत्रफल 1936 वर्ग सेंटीमीटर है। तो दिया है कि बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल है 1936 वर्ग सेंटीमीटर और बेलन की त्रिज्या है 14 सेंटीमीटर। तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2πr r+h। इसके बराबर में हम रख देंगे 1936 और यहाँ पे 2 की जगह 2, पाई की जगह 22/7, r की जगह होगा 14 और यहाँ पर भी r+h है तो यहाँ पर भी 14+h। अब ये जो 1936 है इसको हम 88 से भाग दे देते हैं तो बचेगा 14+h। अब इसको भाग देने पर आएगा 22 बराबर 14+h और 22 में से 14 घटाने पर आएगा 8, तो मतलब h या ऊंचाई बराबर 8 सेंटीमीटर। प्रश्न क्रमांक 19, दो घनों के आयतनों का अनुपात 1:64 है, इनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करो। तो देखिए दिया है दो घनों के आयतनों का अनुपात 1:64 है, तो वॉल्यूम 1 बटा वॉल्यूम 2 इज इक्वल टू, क्योंकि घन का आयतन जो होता है भुजा की घात 3 होता है इसलिए a1 की घात 3 और a2 की भी घात 3 बराबर 1/64। अब इसका हम घनमूल निकाल लेते हैं, तो एक का तो एक ही होता है और 64 का 4 गुणित 4 बराबर 64 होता है, इसलिए इसका घनमूल होगा 4। तो हमारे पास भुजा आ गई a1 बराबर 1 सेंटीमीटर और a2 बराबर 4 सेंटीमीटर। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात का सूत्र 6 गुणित भुजा का स्क्वायर, तो वो हमने पहले घन के लिए और दूसरे घन के लिए a1 a2 करके लिख लिया है और जो भुजा आई थी 1/4 उसकी घात 2 कर दी है, तो a1² इज इक्वल टू 1/16। तो ये दोनों घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात आ जाएगा 1/16 या 1:16, हम ऐसे भी लिख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 20, निम्न संख्याओं को सामान्य रूप में व्यक्त करो। 4.21 इंटू 10⁻⁶, यहाँ पे दशमलव के बाद 2 अंक है और यहाँ 10⁻⁶ दे रखी है, तो हम दशमलव के बाद 6 अंक लगा देंगे, तो 2 तो अंक है और 4 0 लगा देंगे, तो ऐसे करके हम इसको सामान्य रूप में व्यक्त कर सकते हैं। 3 इंटू 10⁻⁻8, तो देखिए 3 इंटू 10⁻⁻8 दे रखी, इसलिए पीछे की तरफ दशमलव जाएंगे, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 संख्या के पहले हमने दशमलव लगा दिया जिसमें हमने 3 से काउंट करना स्टार्ट किया है। प्रश्न क्रमांक 21, m का मान ज्ञात करो जिसके लिए 5m इंटू 5⁵ इंटू 5⁻2 अपॉन 5⁻5 इज इक्वल टू 5⁻12। यहाँ पर देखिए सभी का बेस 5 दे रखा है, तो हम पहले इसको नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे 5⁻2 है तो इसको नीचे ले गए तो 5⁻2 हो गया, और 5⁻5 है तो इसको ऊपर ले गए तो 5⁻5 हो गया है। अब देखिए 5 की पावर जो भी थी m, 3 और 5 ये गुणा में है इसलिए इसको हमने प्लस कर दिया, और जो ये 5⁻2 ये डिवाइड में है इसलिए इसको माइनस कर दिया, तो m + 3 + 5 - 2 इज इक्वल टू 5⁻12। बेस दोनों का 5 है, पावर को हम प्लस कर देते हैं, m 3 और 5 मिलके 8 में से 2 माइनस हुआ तो 6, इधर 5⁻12। तो ये बेस समान होने के कारण पावर को इक्वल में रख देते हैं, m + 6 इज इक्वल टू 12, तो m बराबर 12 - 6, तो m बराबर 6, ये आंसर हो जाएगा। तो ये जो m का आंसर हमें ज्ञात करना था वो है 6। प्रश्न क्रमांक 22, बोतलों की एक बैच को 25 बक्सों में रखा जाता है जबकि प्रत्येक बॉक्स में 12 बोतलें हैं। यदि इसी बैच की बोतलों को इस प्रकार रखा जाए कि प्रत्येक बॉक्स में 20 बोतलें हों तो कितने बॉक्स भरे जाएंगे। तो देखिए 25 बक्से हैं और हर एक में 12 बोतलें हैं, तो इन दोनों को हम गुणा कर देते हैं तो हमें बोतलों की संख्या पता चल जाएगी कि कितनी बोतलें हैं। तो 25 × 12 बराबर 300 बोतलें हैं टोटल हमारे पास। अब उसको अगर 20-20 रखें एक एक बक्से में तो 300 को 20 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा 15, तो 15 बॉक्स भराएंगे। प्रश्न क्रमांक 23, गुणनखंड ज्ञात करो। p² + 6p - 16
पी स्क्वायर प्लस 6p माइनस 16। तो देखिए ये जो 16 है इसको हम लिख सकते हैं 8 में से 2 घटाया तो 6 आ रहा है और 8 में 2 का गुणा करा तो 16 आ रहा है। तो इसको हम 8 और 2 के टुकड़ों में लिख सकते हैं। यहाँ हमने गुणनखंड करके देख लिए हैं। तो देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 और 8 में से 2 घटाते हैं तो 6 और 8 में 2 का गुणा करते हैं तो 16। तो यहाँ पे प्लस का 6 है इसलिए हमने प्लस का 8 ले लिया और माइनस का 2 ले लिया है और माइनस 16 ऐसा कैसा लिख दिया है। अब p दोनों में से कॉमन ले लिया तो अंदर बचा p प्लस 8 और यहाँ से माइनस कॉमन लिया और 2 कॉमन लिया तो बचा p और यहाँ का माइनस क्योंकि बाहर चला गया इसलिए प्लस बन गया है। तो ये भी हो गया p प्लस 8। अब p प्लस 8 दोनों जगह आ रहा है तो इसको हमने बाहर कॉमन में ले लिया और जो बचा है p माइनस 2 उसको लिख दिया है। अब क्वेश्चन नंबर ब 5y स्क्वायर माइनस 20y माइनस 8z प्लस 2yz। तो देखिए इसको अगर हमको गुणनखंड करने हैं तो हम क्या करेंगे। सबसे पहले तो जो हमें लिखा है उसमें हम 2yz को आगे ले लिया और माइनस 8z को पीछे कर दिया है। फिर इसमें से 5 और y दोनों को कॉमन, इसमें से 5 और y को कॉमन ले लिया दोनों में से तो अंदर बचा y माइनस 4 और इधर से 2 और z को कॉमन ले लिया तो अंदर बचा y माइनस 4। अभी y माइनस 4 जो है समान है इसको बाहर ले लिया, अंदर बचा 5y प्लस 2z, ये इसके गुणनखंड हो गए। प्रश्न क्रमांक 24, यदि x माइनस 1/x इज इक्वल टू 4 तो उपयुक्त सर्व समीकरण का प्रयोग करते हुए x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तो ये जो x माइनस 1/x इज इक्वल टू 4 हमें दे रखा है इसको हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। तो इसका स्क्वायर करने पर आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x। क्यों? क्योंकि फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। अब इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 4 तो 4 यहाँ लिख दिया और उसका स्क्वायर कर दिया और यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और ये x से x काटा तो बचा माइनस का 2। अब ये जो 16 है इसमें माइनस का 2 इधर जाके प्लस हो गया है तो ये हो गया 16 और 2 18 और बचा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। यही हमें वैल्यू निकालनी थी तो ये हमारा आंसर हो गया। प्रश्न क्रमांक 25, उपयुक्त पैमाने का प्रयोग करते हुए निम्न तालिकाओं में दी गई राशियों के लिए रेखिक आलेख बनाइए। यहाँ कॉपियों की संख्या दे रखी है 1 2 3 4 5 6 और मूल्य दे रखा है 15 30 45 60 75 और 90 रुपये। तो देखिए हमने यहाँ पर एक ग्राफ बना लिया है जिसमें x अक्ष में हमने कॉपियों की संख्या ली है और y अक्ष पे मूल्य ले लिया है। यहाँ पर हमने 2 सेंटीमीटर बराबर 15 रुपये पैमाना लिया है। अब यहाँ पर जब एक कॉपी है तो देखिए ये एक कॉपी तो उसका मूल्य है 15 रुपये तो यहाँ एक डॉट लगा दिया है। फिर 2 कॉपी है तो देखिए 2 कॉपी पे 30 रुपये मूल्य है, ये 30। फिर 3 कॉपी, यदि 3 कॉपी इस पे 45 रुपये, 4 कॉपी पे 60 रुपये, 5 कॉपी पे 75 रुपये और 6 कॉपी पे 90 रुपये। ऐसे करके हमारा एक रेखिक आलेख या लाइन ग्राफ बन गया है। प्रश्न क्रमांक 26, विलोकनम विधि से 29,791 का घनमूल ज्ञात करो। तो देखिए विलोकनम विधि में हम क्या करते हैं, 2 समूह बना लेते हैं। तो पहला समूह जो बनता है वो पीछे से 3 अंकों का और दूसरा समूह बचे हुए अंकों का। तो ये हमने पहले पीछे से 3 अंकों का समूह बनाया 791। इसमें पीछे इकाई का अंक जो है वो 1 आ रहा है तो इकाई का अंक 1 की घात 3 में आता है। इसका मतलब इकाई का अंक तो 1 होगा। अब शेष अंक जो बचे हैं वो है 29। तो 29 को हम 3 या 9 लिखते हैं। अगर हम 3 की घात 3 लिखते तो 27 होता है और 4 की घात 3 लिखते हैं तो 64 होता है। तो 29 जो है वो 27 के इसमें सही बैठ रहा है क्योंकि 64 तो बड़ा हो गया। तो दूसरा अंक होगा 3। तो इसका अगर हम घनमूल निकालेंगे तो दूसरा अंक 3 और पहला अंक 1 होगा। ऐसे करके हम इसका घनमूल निकाल सकते हैं। क्रमांक 27, निखिलम सूत्र का प्रयोग कर हल करो। 104 की घात 3। तो 104 की घात 3 का निखिलम सूत्र से अगर हम निकालते हैं तो आधार हो जाएगा 100 और विचलन हो जाएगा 4। अब इसमें हम सूत्र क्या होता है कि जो संख्या दे रखी है उसमें 2 का गुणा करके विचलन और फिर 3 का गुणा करके विचलन का स्क्वायर और विचलन का क्यूब। तो इससे हम इसको हल कर देते हैं। 104 प्लस 8 3 गुणित 16 और 64। तो 64 तो ऐसा कैसा, 16 3 48 ऐसा कैसा, 104 और 8 को जोड़ा तो 112 आ गया। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित का मान ज्ञात करो। 7/5 गुणित माइनस 3/12 प्लस 7/5 गुणित 5/12। तो देखिए यहाँ 7/5 और गुणित ये दोनों में आ रहा है तो इसको हमने कॉमन ले लिया 7/5 और गुणित के निशान को, बचा माइनस 3/12 प्लस 5/12। अब 12 दोनों का आधार, अब दोनों का हर 12 है इसलिए इसको हम डायरेक्ट हल कर देते हैं। बटे में तो लिख दिया 12 और 5 में से 3 घटाया तो आ गया 2। ऐसे करके हम लिख देंगे। अब 7 गुणित 2, अब 2 से 12 को काटा तो 2 एकम 2, 2 छंग 12, 7 एकम 7 और 5 छंग 30। यह आंसर हो गया। प्रश्न क्रमांक 29, 10 के 2 क्रमागत गुणजों का योग 210 है, तब इनमें से छोटा गुणज क्या होगा। तो देखिए पहला गुणज है 10x और दूसरा गुणज है 10x + 1।
तो प्रश्नानुसार अगर दोनों को जोड़ते हैं तो वो 210 के बराबर है, मतलब 10x और 10 का x में गुणा किया 10x प्लस 10 का 1 में गुणा किया 10, तो ये इनका जोड़ने पर आया 210। 10x और 10x को जोड़ा तो 20x प्लस 10 बराबर 210। 20x बराबर 210 माइनस 10 मतलब 200। 20x में 20 का भाग दे देंगे हम 200 में से। अब हम 200 में 20 का भाग दे देंगे तो आ जाएगा x बराबर 10। तो पहला गुणज जो है 10x मतलब 10 गुणित 10 इज इक्वल्स टू 100, और दूसरा गुणज 10x प्लस 1 मतलब 10x प्लस 10, तो 10 इंटू 10 100 प्लस 10 110। तो ये हमारे दोनों गुणज हो गए, और इनको अगर हम जोड़ते हैं तो देखिए 210 आ रहा है। प्रश्न क्रमांक 30, निम्न समीकरण को सरल रूप में बदलते हुए हल कीजिए। 15y माइनस 4 माइनस 2y माइनस 9 प्लस 5y प्लस यहाँ पर 6 है जो कि यहाँ नहीं लिखा हुआ है, हम लिख देते हैं, इज इक्वल टू 0। तो 15y, तो 15 का y में इंटू किया तो 15y, 15 का 4 में इंटू किया तो 15 4 जा 60, और माइनस इसलिए माइनस लगेगा। माइनस 2y माइनस माइनस प्लस 2 9 जा 18 प्लस 5y प्लस 5 6 30। अब क्या करेंगे, y और y इन सबको पास पास ले आए, और जो बिना y की संख्या थी इन सबको एक ब्रैकेट में ले आए। तो 15 में से 2 घटाया 13, 13 में 5 जोड़ा तो 18y। ऐसे ही माइनस 60 में से 18 घटाया तो माइनस 42, और उसमें से 30 जोड़ा तो माइनस 12। अब ये जो माइनस का 12 इसको बराबर के दूसरी तरफ ले गए तो प्लस का 12 हो गया, और y का मान निकालने के लिए 12 के बटे में 18 ले लिया। अब इसको 6 से काटेंगे तो 6 दूनी 12, 6 तिया 18, तो y बराबर आ जाएगा 2/3।